जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो आज से हम यहाँ पे दोस्तों एक नया सीरीज लेके चलेंगे, जिसमें दोस्तों 2018 रेलवे के 2018 में एएलपी में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ओरिजिनल जो ऑफिशियल पेपर है, सारे ऑफिशियल पेपर का क्वेश्चन, जीके जीएस का या साइंस का जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को दोस्तों हर एक शिफ्ट का हम डिस्कस करेंगे। डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों, जिसमें क्या होगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और इससे पता भी चलेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और निश्चित है कि दोस्तों कि क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं, लगभग क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों सेट को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है दोस्तों कि तत्व ए, बी और सी डोबेराइनर के त्रिक के रूप में यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 37 है तो बी का परमाणु भार कितना होगा? बी का परमाणु भार कितना होगा? तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो डोबेराइनर त्रिक का सिद्धांत जो दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि जब कोई तीन तत्व में से अगर कोई तीन तत्व ए, बी और सी कोई तीन तत्व है तो इसमें से क्या होगा, जो पहला और आखिरी तत्व का औसत जो होगा वो बी तत्व के परमाणु भार के क्या होगा? बराबर होगा। बी तत्व के परमाणु भार के क्या होगा? बराबर होगा। अब ए का परमाणु भार कितना दिया गया है? 40 दिया गया है और सी का कितना दिया गया है? 137 दिया गया है। अब यहाँ पे तो इससे हम बी को निकालेंगे तो ए बराबर 40 और सी बराबर कितना? 137/2। अब इसको जोड़ देते हैं, 7 4 3 7 और 1, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 2 1 का 2, यानी कि 2 8 16, 2 8 16, 2 5 10, 2 5 10, यानी कि 88, यानी कि बी का जो द्रव्यमान होगा वो 88.5, यानी कि लगभग कितना होगा? 88 के बराबर होगा, लगभग 88 के बराबर होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4 किलोग्राम की एक वस्तु विरामा अवस्था में है, एक नियत बल की क्रिया के अंतर्गत यह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले ये देखते हैं। 4 केजी, यानी कि मास जो दिया गया है, कितना दिया गया है? 4 केजी दिया गया है और वस्तु विरामा अवस्था में है। तो विरामा अवस्था का कहने का मतलब क्या है कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग जो होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। उसके बाद एक फोर्स के कारण, यानी कि एक बल लगता है, तो बल के कारण उसका वेलोसिटी जीरो से क्या होता है? बढ़ के 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ पे बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो ये एक बात दोस्तों भली भांति आपको याद होना चाहिए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क, यानी कि दोस्तों जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी दो होगा, एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? जो वेलोसिटी बढ़ा हुआ है, यानी कि v बराबर वेलोसिटी बढ़ा हुआ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी है हमारा, तो हाफ mv² माइनस हाफ mu²। यहाँ पे u क्यों देंगे दोस्तों? क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी में हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और फाइनल वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हो गया। मास हमारा कितना दिया गया है? 4 केजी दिया गया है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुना मास 4 है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको काट देंगे, 2 दूना 4, यानी कि 25, 25 दूना 50, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी टोटल होगा वो कितना होगा? 50 जूल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 50 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से भी बना सकते हैं कि जब भी या तो एनर्जी बोले, या तो कार्य बोले, या तो हीट एनर्जी बोले,
या पोटेंशियल एनर्जी बोले, जितने भी ऊर्जा होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, वर्क के फॉर्म में ही होते हैं। ऊर्जा यानी कि वर्क बराबर ऊर्जा और ऊर्जा बराबर वर्क, क्योंकि दोस्तों एनर्जी और ऊर्जा क्या होता है, इसका यूनिट भी एक ही होता है। तो डायरेक्ट अगर वर्क निकालना है तो यहाँ पे हाफ mv² हम लगा के काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, जो कि वर्क के बराबर ही होगा। तो 1/2 4, वेलोसिटी कितना है 5 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहाँ पे इतने से काम चल जाएगा। 25 यानी कि 2 से काटेंगे इतना, फिर से वही 50 जूल आएगा। उड़ीसा अक्सर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। उड़ीसा अक्सर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। देखिए दोस्तों, उड़ीसा की बात करें तो प्राकृतिक आप यानी कि सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा भारत का मैप के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो तटीय क्षेत्र होता है उसके बारे में देखेंगे। तो तटीय क्षेत्र हमारा कुछ इस प्रकार से है। तटीय क्षेत्र हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे दोस्तों अगर इधर इधर बात करें तो ये हमारा क्या होता है, गुजरात होता है, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र होता है, फिर गोवा होता है, फिर कर्नाटक होता है, फिर यहाँ पे नीचे केरल है, फिर यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य जो है क्या है, तटीय सीमा पर लगता है। 9 राज्य क्या है हमारा, तटीय सीमा पर लगता है। तो दोस्तों अगर तटीय सीमा पर है तो क्या चीज का संभावना बन सकता है, क्या भूकंप का संभावना बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। वर्षा का भी संभावना नहीं बनेगा। वर्षा तो होगा दोस्तों, लेकिन वर्षा से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आपदा आपदा का कारण जो झेलना पड़ता है तो चक्रवात आता है, यानी कि चक्रवात का आपदा प्राकृतिक आपदा होता है, जिससे उड़ीसा को दिक्कत होता है। उड़ीसा ही नहीं दोस्तों, हालांकि इधर जो तटीय क्षेत्र में जितने भी राज्य, जैसे चाहे पश्चिम बंगाल हो गया, चाहे पश्चिम बंगाल यानी कि चाहे वो वेस्ट बंगाल हो गया, या तो फिर ये उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, या तो फिर आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, या तो ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया, या तो दोस्तों इधर ये गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। तो इन सब में क्या होता है, चक्रवात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर भी क्या होगा, इसका चक्रवात का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि तटीय सीमा में चक्रवात का प्रभाव क्या होता है, ज्यादा पड़ता है। तटीय सीमा में चक्रवात का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूकंप तो चक्रवात मतलब क्या होता है दोस्तों, चक्रवात का मतलब क्या है, चक्रवात का मतलब देखिए दोस्तों ये उड़ीसा की तरफ का होता है जब मानसून, दोस्तों मानसून जब हम देखेंगे, जैसे कि मानसून हमारा कहाँ से उठता है, हिंद महासागर से उठता है, और मानसून उठने के बाद ये इधर जाता है और फिर से ये लौटता हुआ मानसून के टाइम पे चक्रवात को क्रिएट करता है। क्योंकि एनर्जी हमेशा दोस्तों हाई लेवल से लो लेवल में ट्रांसफर होता है, तो वो प्रेशर ट्रांसफर होने के कारण ऐसा चक्रवात उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग सिर्फ साइंस को ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि साइंस में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और जीके जिसमें मात्र 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से सामने सॉरी निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम बनाकर रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी, रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक विज्ञान की नींव रखने की बात करें तो वो एंटोनी एल लोवेसियर को जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। और केमिस्ट्री के जनक की बात करें दोस्तों, या तो फादर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है, तो इन्हें ही जाना जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो एंटोनी एल लोवेसियर को ही जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने दो दो नियम दिया, यानी कि 2 संयोजन के नियम दिए और उन्होंने ये साबित किया। तो सबसे पहले दोस्तों संयोजन नियम में क्या क्या दिया, पहला क्या दिया इन्होंने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, या तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है, जैसे कि देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर अगर यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, MgOH का होल 2 है प्लस HCl का यहाँ पे रिएक्शन करवाया जाए, तो जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, MgCl2 प्लस H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस इक्वेशन है।
लेकिन दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहने का क्या है कि अगर यहाँ पे कोई, अगर मान लेते हैं कि इसका टोटल द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम है और इस HCl का द्रव्यमान कितना है, मान लेते हैं 5 ग्राम है, कितना है 5 ग्राम है, तो इस प्रोडक्ट का जितना द्रव्यमान होगा टोटल 50 और 5 कितना होगा, 55 ग्राम ही होगा। द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि जितना रिएक्टेंट या अभिकारक में द्रव्यमान था उतना प्रोडक्ट में भी द्रव्यमान सेम होना चाहिए। द्रव्यमान का ना तो लॉस होना चाहिए, ना तो, यानी कि द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दिया इन्होंने, पहला नियम क्या दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसके अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही निर्माण किया जा सकता है। तो ये पहला था। और दूसरा क्या कहा इन्होंने दोस्तों, दूसरा इन्होंने कहा कि स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम में इन्होंने कहा दोस्तों, क्या कहा, तो एक्चुअली में दोस्तों अगर ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करें, छोड़ कर दे हल्का पीछे, स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है दोस्तों कि अगर आप किसी भी तत्व का या रिएक्शन बना रहे हैं, किसी भी तत्व को अगर मिलाते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं, तो जो यौगिक का निर्माण होता है उसका एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम यहां पे मान लेते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है दोस्तों कि अगर अगर हम मान लेते हैं कि जल का निर्माण कर रहे हैं, तो जल का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, जल का द्रव्यमान, मतलब कि जल का द्रव्यमान का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होना चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन H2 का, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन में कितना द्रव्यमान होता है, एक होता है, तो दो हाइड्रोजन, तो दो से गुना करेंगे यानी कि दो। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, डबल होता है। द्रव्यमान क्या होता है, डबल होता है, यानी कि इसका द्रव्यमान 16 होता है। द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 2:16। जब इसको काटेंगे तो 1:8, यानी कि 1:8। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 1:8 में जब मिलेगा तभी ये जल बन सकता है। चाहे आप जहां पे बना लें, ब्रह्मांड में जहां पे चल जाए, अमेरिका में बनाए, ब्रह्मांड में बनाए, मंगल ग्रह पे बनाए, कहीं पे बनाए, तो इसका जल अगर बनाना हो तो 1:8 में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात लेना पड़ेगा, तभी ये जल बन सकता है। तो ये क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। और ये डायरेक्ट क्या है दोस्तों, एनसीईआरटी 9th क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्या है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 9th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन स्पष्ट दिया हुआ है और एक अनुपात दोस्तों जो दिया गया है। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन का अनुपात कितना होना चाहिए, तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में कितना होता है, 7 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन द्रव्यमान इसका कितना होता है, 14 होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का कितना होगा, एक हाइड्रोजन में एक, तो 3 में 3, यानी कि जब अमोनिया की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का कितना होगा, 14, और हाइड्रोजन कितना, 3, यानी कि जब इसका अनुपात जो होगा अमोनिया का, वो नाइट्रोजन का 14 अनुपात हो, 14 और हाइड्रोजन का 3 होगा, यानी कि 14:3 में तब ये अमोनिया का निर्माण करेगा। तो ये ब्रह्मांड में दोस्तों कहीं भी हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों नियम को किसने दिया है, ये एंटोनियन, यानी कि एंटोनी एल लोवेसियर ने दिया है। लेकिन दोस्तों इसका परिभाषा देने वाला या इनके बारे में परिभाषा या बात करने वाला कौन है, जोसेफ फ्राउस्ट है। कौन है, जोसेफ फ्राउस्ट है। यानी कि पहले तो किसने कहा, पहले एंटोनियो एल लोवेसियर ने कहा था तब, और उन्होंने, यानी कि एंटोनियो एल लोवेसियर ने पहले कहा था, लेकिन ये परिभाषा या बाद में जो माना जाता है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है, तो ये जोसेफ फ्राउस्ट ने दिया है, जोसेफ फ्राउस्ट ने दिया है। और दोनों दोस्तों ये भी जो, यानी कि जो एंटोनियो लेविसियर थे और जो जोसेफ फ्राउस्ट थे, दोनों कहाँ के थे, तो ये फ्रेंच के थे, यानी कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे। दोनों क्या कौन थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिबिंब आपका परावर्तन आपका छोटा है। तो उस दर्पण का प्रकार क्या है, उस दर्पण का प्रकार क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों
दर्पण क्या है, दर्पण तीन प्रकार का दर्पण होता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखा जाए दोस्तों, तो हमेशा जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है वो कौन बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है। कौन बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देखिए, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण, दर्प ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कहने का मतलब दोस्तों, जो उसका पॉलिश्ड होगा वो अंदर साइड होगा, और परावर्तक सतह जो होगा वो बाहर साइड होगा। पॉलिश जो होगा अंदर तरफ होगा, और परावर्तक सतह क्या होगा, बाहर साइड होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ये उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, फोकस। अगर यहाँ पे एक वस्तु को रखा जाता है, तो ये इधर से जाता है, और पहले एक इधर से पास होते हुए ये फोकस पे जाके मिलेगा, फोकस पे जाके मिलेगा, और ये इधर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे ये मिलता हुआ प्रतीत कहीं प्राप्त होगा। ये मिलता हुआ कहीं यहाँ पे दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हमेशा दोस्तों ये चित्र जो बनेगा राइट साइड बनेगा। क्या बनेगा, राइट साइड। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए कि जो उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। चाहे वस्तु को कहीं पे भी रख लें, हमेशा वस्तु को क्या बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसका हमेशा क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, यानी कि डी नंबर का क्या होगा, उत्तल दर्पण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर हम उत्तल दर्पण की यूज की बात करें, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग की बात करें कहाँ पे किया जाता है, तो जो गाड़ी का साइड व्यू मिरर, साइड मिरर होता है दोस्तों, साइड मिरर होता है बाइक या ट्रक वगैरह या गाड़ी का, तो साइड मिरर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे एक बात और याद रख सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है। उत्तल लेंस को अपसारी अपसारी दर्पण, सॉरी, अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश उसी तरह से हीरे से संबंधित है जिसे कर्नाटक से संबंधित है। ये दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में एक्चुअली इसमें जीएस का कुछ सीखने के लिए था, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मध्य प्रदेश उसी तरह से संबंधित है, काट दे, मध्य प्रदेश उसी तरह से हीरे से संबंधित है जैसे कर्नाटक से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये एक्चुअली में रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ जीके का कॉन्सेप्ट था, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो देखिए दोस्तों, मध्य यानी कि मध्य प्रदेश में क्या है, हीरे का उत्पादन होता है, यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कर्नाटक हमारा दोस्तों क्या होता है, सोने के लिए, कर्नाटक क्या है, कर्नाटक क्या है, गोल्ड या सोने के लिए फेमस है। गोल्ड के लिए यानी कि उत्पादन कर्नाटक में क्या है, सोने का उत्पादन है। जो केजीएफ मूवी बना हुआ है दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड, इसी पे नाम पे बना हुआ है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर कुछ और फैक्ट की बात करें, तो चांदी की बात करें दोस्तों, चांदी का दोस्तों उत्पादक उत्पादक सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो ये राजस्थान में है। भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है, तो वो कहाँ पे, राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। और तांबा की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बात करें, सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा या ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भी दोस्तों राजस्थान में ही पाया जाता है। तांबा राजस्थान में ही पाया जाता है। प्लेटिनम की बात करें दोस्तों, तो ये उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। कहाँ पर है ये, उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा का सॉरी किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों। ये उस टाइम का क्या था, 2018 में पूछा गया था। तो ये 2017 का करंट अफेयर के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्रांड एम्बेसडर कहाँ के थे, हरियाणा के बनाए गए थे। कहाँ के, हरियाणा के बनाए गए थे। और अभी भी दोस्तों हरियाणा का जो आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर है, वो जो बाबा रामदेव ही है। अभी क्या है, बाबा रामदेव ही है।
खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता या रैंसिडिटी का मुख्य कारण वसा और तेलों का है। वसा और तेलों का है। तो देखिए दोस्तों, विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता या रैंसिडिटी क्या है? तो विकृत गंधिता क्या है दोस्तों? जब तेल और वसा का मात्रा अधिक हो जाता है, यानी कि जब हम भोजन बनाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसमें तेल और वसा भी होता है। जब भोजन बनाते हैं जिसमें जिसमें तेल है दोस्तों, उसमें तो वसा होना तय है। तो जिसमें तेल होगा और उसे अगर हम ज़्यादा समय, अगर कुछ ज़्यादा समय तक हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीडेशन के कारण उसमें गंध आना शुरू हो जाता है। क्या होता है? गंध आना शुरू हो जाता है, यानी कि जो सब्जी वगैरह होता है वो खराब हो जाता है। खाद्य पदार्थ यानी कि सब्जी वगैरह जो होता है वो क्या होता है? खराब हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन की वजह से है होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। जो वसा और तेल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सब्जी में गंध आना लगता है, और उसे विकृत गंधिता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के कारण विकृत गंधिता होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों इसमें विकृत गंधिता के बारे में। अगर विकृत गंधिता की बात करें, अगर विकृत गंधिता है, तो विकृत गंधिता में क्या होता है कि ये केमिकल रिएक्शन से होगा, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से होगा। ऑक्सीडेशन के कारण विकृत गंधिता होता है खाद्य पदार्थों में। और क्या होगा? जो खाद्य पदार्थ होगा उसमें गंध आना यानी कि गंध आना शुरू हो जाएगा। गंध उसका क्या होगा? गंध जो होगा, जैसे कि पहले कोई गर्म खाना है तो उससे गंध अलग आएगा, और जब कुछ समय के लिए रह जाएगा तो उसमें गंध उसका क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है दोस्तों, अगर आप सब्जी बनाते हैं उसमें प्याज या वसा ज़्यादा हो जाता है, तो अगर सुबह आप सब्जी बनाए हैं तो उसको दोपहर तक आते आते उसमें क्या होता है? रेंसिडिटी या तो विकृत गंधिता होता है, यानी कि गंध आना शुरू हो जाता है। गंध आना शुरू हो जाता है और बदल जाता है, यानी कि सब्जी खराब हो जाता है। सब्जी क्या होता है? खराब हो जाता है। खराब हो जाकर गंध बदल जाएगा, और इसमें क्या होगा दोस्तों, उसका जो पोषण रहेगा, पोषण भी क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जो पोषण रहेगा वो भी क्या होगा? समाप्त समाप्त हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर विकृत गंधिता से बचाना है तो इसका उपाय क्या है? उपाय या सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो खाद्य पदार्थों को, इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि ऑक्सीजन से हमारा क्या होता है? विकृत गंधिता होता है ऑक्सीडेशन के कारण। तो इसमें क्या करना चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट को मिक्स करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट से हम इसको बचा सकते हैं। और और एक दोस्तों रेफ्रिजरेटर या जो फ्रीज होता है, रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में दोस्तों रख सकते हैं, जिससे क्या करता है? विकृत गंधिता को कम करता है। तो फ्रीज में रख के हम इसको बचा सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है? पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है और बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष हो जाएगा। भ्रूणपोष हो जाएगा। अब इसको समझिएगा दोस्तों, हम बीजांड किसको कहते हैं? जो बीजांड होता है, जैसे कि दोस्तों कोई फूल है, फूल है, तो फूल में हमारा दोस्तों, फूल हमारा फल में कब बदलता है? जब फूल में हमारा, फूल में, जैसे कि फूल की बात करते हैं, फूल में दो चीज होता है। एक होता है स्त्री केसर। क्या होता है? स्त्री केसर। और एक होता है क्या? पुंग केसर। पुंग केसर, स्त्री केसर। और एक क्या होता है? पुंग केसर। तो स्त्री केसर से यहाँ पे दोस्तों, स्त्री केसर में क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। और पुंग केसर में क्या होता है? पुंग केसर में क्या होता है दोस्तों? पुंग केसर में ये पुंग केसर में क्या होगा दोस्तों? नर युग्मक, या जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं हम, नर युग्मक या तो पॉलन ग्रेन होगा, नर युग्मक या तो पॉलन ग्रेन। तो अंडाशय को हम क्या बोलेंगे? मादा युग्मक बोलेंगे। मादा मादा युग्मक, मादा युग्मक बोलेंगे। तो जब ये दोस्तों, ये नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन होगा, निषेचन होगा, तो निषेचन होने का मतलब दोस्तों, दोनों जब फर्टिलाइज करेगा, यानी कि एक मिक्स करेगा, तब जाके ये क्या निर्माण करेगा? युग्मनज का निर्माण करेगा। क्या करेगा? युग्मनज का निर्माण करेगा। युग्मनज का निर्माण करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। तो ये युग्मनज का निर्माण करता है, तो ये इससे क्या होगा? धीरे धीरे
बीजांड बनेगा, फिर युग्मनज का निर्माण करेगा, फिर क्या बनाएगा, बीजांड बनाएगा। बीजांड यानी कि भ्रूण तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो ये बीजांड बनने के बाद दोस्तों जो, जैसे कि देखिए कोई फल होता है तो बाहर से उसका क्या होता है, एक कवरिंग आना शुरू हो जाता है। फल का बाहर में क्या आता है, कवरिंग आना शुरू हो जाता है, और वो क्या करता है, भ्रूण को सुरक्षा देता है। भ्रूण को क्या करता है, सुरक्षा देता है, और धीरे धीरे वो फल क्या होता है, विकसित हो जाता है। फल क्या होता है, विकसित हो जाता है। तो वो कवर लास्ट में उसके छिलके के रूप में आ जाता है। कोई भी फल जो छिलका होता है उसका भ्रूणपोष ही होता है। जो छिलका, कोई भी फल का जो छिलका होता है वो भ्रूणपोष ही होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2016 का ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये दोस्तों 2000 क्या है हमारा 18 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन है। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर था। तो उस टाइम यानी कि 2016 में दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अब हम दोस्तों ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इससे संबंधित और भी आने वाले एएलपी में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अब हम ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ओलंपिक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ओलंपिक ये कब का था, 2018 का। तो 2016 का था। तो 2016 के बाद कितना बार ओलंपिक हो चुका है, 2020 में हो चुका है, 2024 में भी हो चुका है, यानी कि 2 बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है। तो 2020 में जब हुआ दोस्तों, तो ये कहाँ पे हुआ, 2020 में कहाँ पे हुआ, तो ये टोक्यो जापान में हुआ है, टोक्यो जापान में। और 2024 में अवर फिलहाल में कहाँ पे हुआ दोस्तों, पेरिस में हुआ है। कहाँ पे, पेरिस ओलंपिक अबर अबर 2024 में हुआ है। और आने वाले समय की बात करें दोस्तों, 2028 में कहाँ होने वाला है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये लॉस एंजलिस में होने वाला है। कहाँ पे, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस में होने वाला है। और लॉस एंजलिस कहाँ पर है, तो ये अमेरिका में है। ये कहाँ पे, अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में होने वाला है। और 2032 की बात करें दोस्तों, तो 2032 में कहाँ होने वाला है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और संभावना है कि दोस्तों जो 2036 में हो वो भारत में हो, संभावना है ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन ये संभावना या तो सूत्रों से कहीं से पता चलता है, होने वाला है, पता चलता है कि ये भारत में होने वाला है। कब, 2036 में। ये संभावना है, ये कंफर्म नहीं है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा जो आने वाले हैं उनके बारे में हो गया। अब यहाँ पे 2024 ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। 2024 जो ओलंपिक हुआ उसमें क्या क्या था, उसमें क्या क्या था। तो सबसे पहले दोस्तों जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है वो शुभंकर के बारे में पूछा जाता है। तो शुभंकर क्या था, 2024 का ओलंपिक में जो शुभंकर था वो शुभंकर क्या था, तो ओलंपिक फ्रीज था। क्या था, ओलंपिक फ्रीज था। ओलंपिक फ्रीज, ओलंपिक फ्रीज था, शुभंकर था। क्या था, शुभंकर था। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम ध्वजवाहक की बात करें, भारत के ध्वजवाहक कौन थे, भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो इसमें दोस्तों एक कौन थे, शरद कमल थे, शरद कमल। और दूसरा कौन थे दोस्त, कौन थे दोस्तों, पीवी सिंधु थी। कौन थी, पीवी सिंधु थी, पीवी सिंधु थी। भारत का रैंक कितने में था दोस्तों, भारत की रैंक की बात करें भारत का, तो 71 रैंक है। कितने हैं, 71 रैंक में है। 6 यानी कि 6 टोटल मेडल कितना है, 6 मेडल आया है, जिसमें से 1 सिल्वर नीरज चोपड़ा के द्वारा और 5 ब्रॉन्ज, 5 ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो 2024 ओलंपिक में एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया है, एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया है। अच्छा अच्छा दोस्तों, अगर 2024 की फर्स्ट रैंक की बात करें, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक में कौन था, तो ये अमेरिका था। कौन, अमेरिका। और सेकंड रैंक में दोस्तों चीन। फर्स्ट रैंक में कौन है, अमेरिका, और सेकंड रैंक में चीन है। तो ये हमारा दोस्तों ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन हो गया। और निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक पूछ ही सकता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कठोपनिषद में
नचिकेता नामक एक युवा लड़के और एक देवता के बीच की बातचीत है। निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेता से बातचीत करते हैं? नचिकेता से बातचीत करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों भगवान अम से बात करते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होगी? फोकस लंबाई कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, दर्पण चाहे कोई भी हो, जो जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। बाहर की ओर इसका क्या होगा? परावर्तक सतह अंदर की ओर होगा, लेकिन बाहर की ओर क्या होगा? इसका पॉलिश होगा। तो ये इधर से जाएगा, इधर से ये इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब वगैरह बनेगा। तो इसमें हम क्या जानते हैं, जो फोकस होता है वो रेडियस का क्या होता है? आधा होता है। फोकस होता है वो क्या होता है? रेडियस का आधा होता है। या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 2f। हम इन दोनों को लिख सकते हैं इस प्रकार से, जो रेडियस होता है वो फोकस के दोगुने के बराबर होता है, या तो जो फोकस होता है वो रेडियस के आधे के बराबर होता है। तो यहाँ पे दिया क्या गया है? वक्रता त्रिज्या दिया गया है, यानी कि आर पहले से दिया गया है, यानी कि आर यहाँ पे क्या दिया गया है? पहले से दिया गया है। आर यहाँ पे दिया गया है, तो आर बराबर हमारा कितना है? 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? आर बट्टा 2 करेंगे। तो 20 यहाँ पे रखेंगे बट्टा 2, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो फोकस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकस कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर का होगा। 22 केजी के द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर पर सेकंड वेग के साथ चलती है, उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी? उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी? तो गतिज ऊर्जा का दोस्तों सबसे पहले हम डाटा को लिखते हैं, क्या क्या दिया गया है। तो मास हमारा कितना दिया गया है? 22 केजी दिया गया है, और जो वेलोसिटी दिया गया है वो 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेग 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है। निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो हाफ यहाँ पे रखेंगे। मास या द्रव्यमान कितना दिया गया है? 22 केजी। वेलोसिटी कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर, यानी कि अब इसको काटेंगे तो 2 से 11 बार में कट जाएगा, यानी कि 11 गुना 25। अब इसको गुना करेंगे, 25 से का 25, बाकी हाथ 2, फिर 25 से का 25 और 2 27, यानी कि 275 जूल। 275 जूल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना निकल करके आ गया दोस्तों? 275 जूल। 275 जूल। तो ये आंसर ए नंबर का क्या होगा? यहाँ पे ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के की बात करें दोस्तों, तो ये भारत फिल्म जगत के, भारत यानी कि भारतीय फिल्म जगत के जनक हैं। भारतीय सिनेमा या फिल्म जगत के जनक, भारतीय सिनेमा के जनक हैं। कौन है? जनक हैं। और इन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर दादा साहब फाल्के की पुरस्कार की बात करें थोड़ा सा, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों सब ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो मालूम है। दादा साहब फाल्के की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कब हुआ था? ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट दोस्तों 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और सबसे पहले किसे दिया गया था? सबसे पहले तो सबसे पहले या फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो देविका रानी को दिया गया था। किसे दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी को दिया गया था। और अभी दोस्तों अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान यानी कि 2024 में, 2024 में किसे दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। अभी 2024 में किसे दिया गया दोस्तों? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसे? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। और ये 8 अक्टूबर में दोस्तों, ये 8 अक्टूबर में दिया गया, 8 अक्टूबर 2024
8 अक्टूबर 2024 में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये पूछा जा सकता है करंट अफेयर के रूप में। तो यहाँ पे ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड मिल सकता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों क्या दिया जाता है, तो ये एक पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और साहित्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार और दिया जाता है दोस्तों, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। एक वाहक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी से है, विद्युत से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, हमारा एक यहाँ पे एक रिलेशन को हम देखते हैं। आर से हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? लेंथ होता है। अगर आप किसी वायर की लेंथ या लंबाई को जितना लंबा करेंगे, तो उसका लेंथ जितना लंबा होगा, उसका प्रतिरोध उसमें उतना ज्यादा होगा। प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? अगर एक कोई 5 मीटर का तार है और उसमें करंट फ्लो करेगा, मान लेते 5 मीटर का तार में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और वही तार को अगर हमने लंबा कर दिया, 50 मीटर कर दिया, तो इसमें तार 5 मीटर की जगह पर ये करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। 5 की जगह पर हो सकता है 2.5 हो सकता है 5 हो, यानी कि 5 से कम ही होगा, लेकिन करंट क्या होगा? 5 से कम ही होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसकी प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब दूसरा क्या कहता है कि जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया का। अब किसका क्रॉस सेक्शन एरिया? जैसे कि ये हमारा क्या है? वायर है, वायर है। तो पहले इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ये था, सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया ये था। तो इसमें करंट मान लेते हैं कितना था? 5 एम्पियर फ्लो कर रहा था। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या किया गया? मोटा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मोटा कर दिया गया या बढ़ा दिया गया? क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। तो अब इसमें करंट क्या होगा? ज्यादा फ्लो करेगा। 5 से एम्पियर से क्या होगा? ज्यादा फ्लो करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या? सॉरी, ये यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये विपरीत होगा। अगर ये अगर एरिया अगर एरिया घट रहा है तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। अगर लेंथ हमारा घट रहा है तो रेजिस्टेंस, ओ सॉरी, घटेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा क्या निकल करके आता है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल अपॉन ए। फिर आर इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आएगा, रो एल अपॉन ए। तो ये क्या होता है? फॉर्मूला आ जाता है रेजिस्टिविटी का। तो ये अब यहाँ पे देखिए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? आर का नीचे क्या है? एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ आर यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों। आर हमारा क्या दर्शा रहा है? रेजिस्टेंस को दर्शा रहा है। आर रेजिस्टेंस को दर्शा रहा है। एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया तक, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये रेजिस्टिविटी, और ये रो हमारा क्या है दोस्तों? ये रो जो है ये रेजिस्टिविटी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा क्या होगा? क्या बोला गया है कि एक वाहक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो लेंथ तो क्या है? ये समानुपाती है। एरिया क्या है हमारा? क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा घटेगा, और एरिया को अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि का आपने नाम सुना होगा। थायराइड 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 ग्रंथि
थायराइड ग्रंथि का नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि में क्या होता है दोस्तों, थायरोक्सिन का निर्माण होता है। तो ये थायराइड ग्रंथि अक्सर में दोस्तों, ये गला जो हमारा गर्दन जो होता है, गर्दन वहां पे पाया जाता है, वहां पे पाया जाता है थायरोक्सिन ग्रंथि। तो इस थायरोक्सिन ग्रंथि ग्रंथि में दोस्तों एक थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसका संश्लेषण मतलब निर्माण होता है। इस थायराइड ग्रंथि में क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होगा। संश्लेषण मतलब क्या होता है, निर्माण होता है। तो हम क्या जानते हैं, यह स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आयोडीन की कमी हो जाता है तो हमें घेंघा रोग होता है। क्या होता है, घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी होने से घेंघा रोग क्यों होता है, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी होगा तो थायराइड ग्रंथि क्या होगा, फूलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करना बंद कर देगा। तो वो क्या होगा, थायराइड ग्रंथि फूलना शुरू हो जाएगा, और उसे हम क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं। तो आयोडीन के अभाव से, आयोडीन के अभाव से क्या होगा, घेंघा रोग होगा। घेंघा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, गोइटर। गोइटर या तो घेंघा रोग, या तो घेंघा रोग होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। पौधे में तने या जड़ की चौड़ाई किसके कारण बढ़ जाती है, किसके कारण बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, यहाँ पे उत्तक के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। जो प्लांट टिश्यू है या पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू या तो जिसे हम पादप उत्तक कहते हैं, पादप उत्तक, पादप उत्तक कहते हैं। तो पादप उत्तक में क्या होता है दोस्तों, दो भाग मेनली क्या होता है, दो भाग होता है। पादप उत्तक की अगर बात करें दोस्तों, तो ये दो भाग में, दो होता है, इसका क्या होता है, दो भाग पार्ट होता है। पहला क्या होता है, एक होता है, एक क्या होता है विभज्योतक, विभज्योतक, विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक उत्तक होता है। और दूसरा क्या होता है, अस्थाई उत्तक, अस्थाई उत्तक, यानी कि परमानेंट टिश्यू, अस्थाई उत्तक होता है। अब देखिए दोस्तों, होता यह है कि जो विभज्योतक उत्तक होता है, इसका तीन पार्ट होता है। इस विभज्योतक उत्तक की बात करें तो इसका तीन पार्ट होता है। क्या होता है, विभज्योतक उत्तक की बात करें दोस्तों तो इसका तीन पार्ट होता है। एक क्या होता है, शीर्ष विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक, अरे लिखना ढंग से। और दूसरा क्या होता है, पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक। और तीसरा एक होता है, तीसरा होता है अंतर्वेशी विभज्योतक। क्या होता है, अंतर्वेशी, अंतर अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतक। तो देखिए जो अंतर्वेशी विभज्योतक है वो यहाँ पे देखिए दिया गया है। क्या है ये, यानी मध्य निविष्ट विभज्योतक। अंतर्निवेशी को क्या कहते हैं, जो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है वही अंतर्वेशी या तो मध्य निविष्ट विभज्योतक कहलाता है। तो देखिए इसका काम किसका क्या क्या होता है। तो ये जो शीर्ष विभज्योतक होता है, इसका काम का क्या होता है, ये पौधे की जो ऊपरी भाग होता है, पौधे की ऊपरी भाग और निचली भाग, पौधे की ऊपरी भाग और जड़ वाला भाग, जड़ वाला ऊपरी भाग या जड़ को क्या करता है, लंबाई प्रदान करता है, यानी कि बढ़ाने का काम करता है। जड़ को क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। पार्श्व विभज्योतक की बात करें तो ये तना या जड़, तना या जड़ की मोटाई को बढ़ाएगा, जड़ की मोटाई को बढ़ाएगा, जड़ की मोटाई को बढ़ाएगा। और ये जो होता है, ये तना की जो इंटरनोड के बीच लंबाई होता है उसे बढ़ाई बनाने का काम करता है। इंटरनोड, इंटरनोड की लंबाई, इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाता है, इंटरनोड की लंबाई। इंटरनोड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि देखिए ये क्या है, एक पौधा होता है, ये पौधा है और इन दो के बीच में क्या है, गांठ है।
क्या है ये? गांठ है। तो इन दोनों के बीच की लंबाई को बढ़ाने का काम कौन करेगा? अंतर्वेशी विभेद्योतक। और अगर इसकी मोटाई बढ़ाना हो, इसकी मोटाई बढ़ाना हो तो ये पार्श्व विभेद्योतक। कौन सा? पार्श्व विभेद्योतक। और अगर इसके ऊपर वाला सिरा या जड़ को बढ़ाना हो तो वो कब काम आता है? ये शीर्ष विभेद्योतक। शीर्ष मतलब क्या था? ऊपर। शीर्ष मतलब क्या होता है दोस्तों? ऊपर। शीर्ष मतलब ऊपर, मतलब सबसे ऊपरी सिरा या तो सबसे निचले सिरा। तो ये ऊपरी भाग या जड़ को बढ़ाने का, लंबाई बढ़ाने का काम कौन करेगा? सिर्फ विभेद्योतक। क्वेश्चन को देखिए, पौधे में तने या जड़ की चौड़ाई किसके कारण बढ़ जाती है? तो चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई आने की, मोटाई की बात कर रहा है कि ये लेयर मोटा कैसे होगा? तो ये मोटा, तना या जड़ की मोटाई या तो चौड़ाई, मोटाई या तो चौड़ाई बढ़ाने का काम कौन करेगा? पार्श्व विभेद्योतक। तो पार्श्व विभेद्योतक कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है। पार्श्व विभेद्योतक कौन सा ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन है। तो ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है? संग्रहित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मिट्टी के तेल में संग्रहित करने की बात करें तो सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को रखा जाता है और पोटेशियम को भी रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है। सोडियम, सोडियम और पोटेशियम को भी रखा जाता है। पोटेशियम को, सोडियम और पोटेशियम को, दोनों को दोस्तों मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो दोनों तत्व है ये हाईली रिएक्टिव है। ये क्या है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि अभिक्रियाशील तत्व है। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होने के कारण ये क्या दोस्तों? ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या जल, ऑक्सीजन या जल के साथ रिएक्शन तेजी से कर लेता है। रिएक्शन या अभिक्रिया तेजी से करता है, तेजी से करता है, इसीलिए इसे मिट्टी तेल में रखा जाता है। तेजी से कर लेता है क्योंकि अगर सोडियम को हवा में रखेंगे तो ये हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये ऑक्सीजन से क्या करेगा? तुरंत रिएक्शन कर लेगा, तुरंत रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा और पोटेशियम भी रिएक्शन कर लेगा, इसीलिए इन दोनों तत्वों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? महाराजा थे। तो देखिए दोस्तों, जो हरियाणा के अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता जो थे वो महाराजा थे। वो कौन थे? वो महाराजा थे। महाराजा थे। देखिए दोस्तों, अमरिंदर सिंह के पिता, इनके पिता जो है पटियाला रियासत के, जो पटियाला रियासत है, पटियाला उस टाइम रियासत हुआ करता था, अभी राज्य हो गया। रियासत, पटियाला रियासत, पटियाला रियासत के क्या थे? महाराजा थे। पटियाला रियासत के महाराजा थे। और कहाँ के दोस्तों? पटियाला कहाँ पर है? पंजाब में है। किस हिंदी लेखक को दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 के लिए चुना गया था? व्यास 2000 किस हिंदी लेखक को दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 के लिए चुना गया था? तो देखिए दोस्तों, जो 2017 में, यानी कि ये करंट अफेयर के रूप में पूछा गया होगा। 2017 आ गया, इसका मतलब क्या है? करंट अफेयर के रूप में पूछा गया होगा। तो 2017 में दुखम सुखम के लिए किसे दिया गया था? व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो ये दोस्तों ममता कालिया को दिया गया था। किसे? ममता कालिया को दिया गया था। और ये ममता कालिया क्या दोस्तों? हिंदी लेखक है, दुखम सुखम के लिए दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रह गया अब दोस्तों व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान की अगर बात करें, व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1991 से स्टार्ट है। 1991 से, यानी कि 1991 में पहली बार, पहली बार, पहली बार दिया गया होगा। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में?
साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों करंट अफेयर के रूप में जो इसमें से पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट में अभी किसे दिया गया है, तो ये 2023 में दोस्तों व्यास सम्मान किसे दिया गया है, पुष्पा भारती को दिया गया है। पुष्पा पुष्पा भारती को दिया गया है। किसे दिया गया है, पुष्पा भारती को दिया गया है। अच्छा दोस्तों, पुष्पा भारती ने क्या लिखा जिसके लिए दिया गया है, तो इसने क्या लिखा है, यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें। इस लेख के लिए उन्हें क्या मिला है, पुष्पा पुष्पा भारती को व्यास सम्मान मिला है, व्यास सम्मान मिला है। तो ये दोस्तों करंट अफेयर के रूप में इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2017 का हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता, तो ये भी दोस्तों करंट अफेयर। तो करंट अफेयर दोस्तों जीके जीएस जो दिया जाता है, 20 क्वेश्चन तो दोस्तों साइंस का तो निश्चित है, उसके बाद रह जाता है 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन से दोस्तों, इस 10 क्वेश्चन में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो होता है करंट अफेयर होता है, 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर होता है। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन जो होता है वो हिस्ट्री से पूछ लिया, तो ज्योग्राफी से पूछ लिया, तो पॉलिटी से पूछ लिया। तो ये निश्चित नहीं है कि किससे पूछेगा, लेकिन ये करंट अफेयर निश्चित है कि 6-7 क्वेश्चन होना तय है। तो यहाँ पे 2017 का हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता था, तो जावेद अख्तर ने जीता था। किसने जीता था, जावेद अख्तर ने जीता था। लेकिन दोस्तों ये हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार अब ये नहीं दिया जाता है, इसकी जगह पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। और अभी दोस्तों फिलहाल में किसे दिया गया है, तो ये फिलहाल में अभी अगर किस देने की बात करें दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं पहले दोस्तों। लता मंगेशकर ये दीनानाथ पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो ये 2022 से देना शुरू हुआ है, 2022 से। और ये देखिए, तो हृदय नाथ की बात करें तो ये कब से शुरू हुआ था, तो ये 2011 से शुरू हुआ था, 2011 से शुरू हुआ था, और इसे अभी फिलहाल नहीं दिया गया है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर इसके जगह पर आया, तो 2022 से स्थापित है, स्टार्ट हुआ है, 2022 से ये देना स्टार्ट हुआ है। और सबसे पहले किसे मिला है, 2022 में स्टार्ट हुआ, और ये किसे मिला है, तो नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और 2023 में अगर बात करें तो 2023 में आशा भोसले जी को मिला है। किसे मिला है, आशा भोसले जी को मिला है, आशा भोसले जी को मिला है। और अभी दोस्तों 2024 की बात करें, 2024 में किसे दिया गया है, तो ये भारत के जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। कब दिया गया है, तो ये 10 अप्रैल में, 10 अप्रैल 2024 को दिया गया है, 10 अप्रैल 2024 को दिया गया है। और कहाँ पे दिया गया है, तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया था, और मुंबई में ही दिया गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दोस्तों अमिताभ बच्चन का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट के रूप में आप देख सकते हैं। तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि ये 5 डिग्री से छोड़ते थे, मान लेते हैं कि देखिए दोस्तों, अगर 20 डिग्री सेल्सियस हमारा दिया गया है, अगर हमको इसे केल्विन में बदलना है तो क्या करना होगा, तो क्या करना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि अगर डिग्री सेल्सियस में पहले से दिया गया है तो उसको केल्विन में हम कैसे बदलेंगे, केल्विन में कैसे बदलेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है C-0, सी C-0 100 - 0 इक्वल टू K-273 बटा 373 - 273। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 0 डिग्री जो होता है सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो न्यूनतम तापमान होता है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये न्यूनतम तापमान होता है डिग्री सेल्सियस का।
न्यूनतम तापमान होता है, और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो अधिकतम तापमान होता है, बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं जल का। जल के लिए, सब यहाँ पे दोस्तों जल के लिए ही बात किया जा रहा है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, अधिकतम होगा तापमान, अधिकतम तापमान होगा। अब इसी की बात करें यहाँ पे, तो 273 डिग्री केल्विन जो होगा वो न्यूनतम होगा केल्विन के लिए, न्यूनतम होगा, न्यूनतम तापमान, और 373 जो केल्विन होगा वो अधिकतम तापमान होगा। क्या होगा, अधिकतम तापमान होगा। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें दोस्तों, तो ये सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा 100 लिख सकते हैं अपॉन के माइनस 273 अपॉन ये 373 में 273 जाएगा तो क्या बचेगा 100। तो ये 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, C इक्वल टू के माइनस 273। ये क्या आया, रिलेशन आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेल्सियस में है और केल्विन में हमें चाहिए, तो सेल्सियस में हम क्या करेंगे, इस 273 को बराबर के उस पार ले जाएंगे, 273 को बराबर के उस पार ले जाने। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस सेल्सियस में हम क्या कर रहे हैं, 273 को जोड़ रहे हैं। केल्विन में हमको चाहिए तो 273 को क्या कर रहे हैं, हम सेल्सियस में जोड़ रहे हैं। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए सेल्सियस में हम क्या करेंगे, दिए हुए तापमान में, यानी कि सेल्सियस में दिए गए तापमान में 273 को जोड़ेंगे। तो ये क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है। ये क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इस 20 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में लाना है तो 273 को इसमें हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 273 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 293 केल्विन हो जाएगा, 293 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, दिए गए तापमान में गुणा करना है, दिए गए तापमान में जोड़ना है, दिए गए तापमान में जोड़ना है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के शुरुआती वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 2 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, और जी का मान दोस्तों इतना दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों डाटा को कलेक्ट करिए, क्या क्या दिया गया है। मास कितना दिया गया, द्रव्यमान 2 केजी दिया गया है। अगर दोस्तों शुरुआत, यानी कि एक वस्तु को 20 मीटर वेग से, शुरुआती वेग से फेंका गया है, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो प्रारंभिक वेग होगा, u इक्वल टू क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले, कि क्या बोला है कि 2 सेकंड के बाद, तो 2 सेकंड के बाद हमारा वेलोसिटी क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तब जाके हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अंत में हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को निकालना है, काइनेटिक एनर्जी को निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगा उसको निकालना पड़ेगा। तो लीनियर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जब वर्टिकल फेंका जाता है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो सकता है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है, u प्लस जी टी होता है। लेकिन ये हमारा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा हो या आ रही हो तब का फॉर्मूला है। लेकिन जब ऊपर की ओर वस्तु फेंका गया हो तो यहाँ पे u माइनस जी का मान हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये क्या होगा फॉर्मूला, ये ऊपर जाने के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। जब ये नीचे आ रहा हो तब, और जब ऊपर फेंका जा रहा हो तब ये, तो वस्तु को कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, इसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, इस फॉर्मूले का क्या करेंगे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो v बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, माइनस g बराबर कितना है, पहले से दे दिया गया है 10, तो 10 लेंगे। समय कितना दिया गया है, 2 सेकेंड, समय 2 सेकेंड, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v, यानी कि 20 माइनस 10 दूना 20, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 मीटर प्रति सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया, 0 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो क्या यहाँ हमारा आंसर आया, क्या नहीं आया है। हमें क्या पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ को यहाँ लिखेंगे, मास हमारा कितना दिया गया है, 2 केजी दिया गया है,
द्रव्यमान यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना निकाला हम लोगों ने दोस्तों, 0 निकाला। तो 0 को स्क्वायर करेंगे कितनों कर लेंगे, वो तो 0 ही आंसर देगा। यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म 0 कर देगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा 2 सेकंड के बाद वो 0 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी अकेले विद्यमान नहीं होता है, प्रकृति में अकेले विद्यमान नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रकृति में अगर कभी अकेले विद्यमान नहीं रहता है तो वो क्या है, बल है। वो क्या है, फोर्स है, बल है। बल क्यों है दोस्तों, क्योंकि बल है, क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार अगर हम दोस्तों, बल जब भी लगेगा वो दो बॉडी के बीच में ही लगेगा। बल, न्यूटन के अनुसार बल जब भी लगेगा वो दो निकायों या दो बॉडी या दो शरीर के बीच में लगेगा। दो निकाय बोल लो, दो बॉडी बोल लो, दो बॉडी बोल लो या दो वस्तु बोल लो, के बीच ही लगेगा। बल दो निकाय या बॉडी के बीच में हमेशा लगता है, बीच में हमेशा लगता है, बीच में लगता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर ये वस्तु है, अगर हम इसको धक्का दे रहे हैं तो कौन धक्का दे रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो ये धक्का दे रहा है। तो ये अगर धक्का दे रहा है तो एक वस्तु के रूप में या एक बॉडी के रूप में, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको धक्का दे रहा है तो ये भी धक्का दे रहा है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं कि जितना बल आप किसी वस्तु पर लगाते हैं तो उतना ही बल वो वस्तु हमारे ऊपर लगाता है। तो यानी कि दो निकाय हो गया, एक बॉडी ये हो गया और एक बॉडी ये हो गया, तो दो बॉडी के बीच में लग रहा है। चाहे घर्षण बल की बात कर लें दोस्तों, तो घर्षण बल भी, जैसे कि हम चल रहे हैं तो हम चलते हैं तो बॉडी, हम धरती पे बल लगाते हैं तो बल, गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती भी हम पे बल लगाता है। तो वो बल दो निकायों के बीच में वहां पे भी लगता है। तो बल जितने भी प्रकार का टाइप होता है उसमें दो निकायों के बीच में कम से कम होना चाहिए, होना चाहिए। तो बल अकेला कभी नहीं लग सकता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे अकेले हैं और ये हवा को यहाँ पे धक्का दे रहे हैं तो ये क्या मतलब हुआ, क्या कोई मतलब हो ना, बल कहाँ पे लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, किसी पे नहीं लगा रहे हैं। तो ये हमारा बल अकेला कभी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती, कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, बायोगैस की अगर हम बात करें, बायोगैस जिसे दोस्तों गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है, बायोगैस या तो गोबर गैस के रूप में जाना जाता है, बायोगैस और गोबर गैस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें क्या होता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, मीथेन गैस होता है। ये क्या होता है, CH4, यानी कि मीथेन गैस होता है। क्या होता है, मीथेन गैस होता है। और दूसरे नंबर की अगर बात करें दोस्तों, अच्छा दोस्तों, मीथेन गैस जो होता है लगभग 50 से, मीथेन मीथेन गैस लगभग कितना होता है दोस्तों, 50 से लेकर के 70-75 के आसपास होता है परसेंट में। बायोगैस में 50 से 70% मीथेन गैस होता है। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड नंबर पे होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये दोस्तों लगभग 20 से 25 के आसपास होता है, 20 से 25 के आसपास। ये 20 से 30% के आसपास हो सकता है। ये इससे भी बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है। और साथ ही साथ इसमें दोस्तों हाइड्रोजन गैस भी होता है और थोड़ा बहुत मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन गैस भी होता है। ये हाइड्रोजन गैस भी होता है और नाइट्रोजन गैस भी थोड़ा मात्रा में हो सकता है। तो नाइट्रोजन को दोस्तों नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा जो मेजर कंपोनेंट है, जो मेजर कंपोनेंट है दोस्तों बायोगैस का, ये पाया जाता है। CH4 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। तो ये बायोगैस का क्या है दोस्तों, कंपोनेंट है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड है, CH4 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि गोबर गैस में नहीं उत्पन्न होता है। रियो पैरालंपिक्स में स्वर्ण जीतने वाले
पहले पैरालंपिक्स के हाई जंपर का नाम बताइए। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन है दोस्तों? मरियप्पन थंगावेलु है। तो ये करंट अफेयर के रूप में पूछा गया होगा। ये क्या है दोस्तों? करंट अफेयर के रूप में पूछा गया होगा। तो अब हम देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 2017 की बात कर रहा है, तो अभी लेटेस्ट में 2024 में क्या हुआ हमारा फिर से पैरालंपिक। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में पैरालंपिक और ओलंपिक क्या है, एक ही साल होता है ये। अगर ओलंपिक जिस शहर में हुआ तो उसी शहर में ठीक 15 या 1 महीने के बाद पैरालंपिक भी उसी शहर में होता है। जहाँ पे ओलंपिक होगा वहीं पे पैरालंपिक भी होता है। तो 2024 में ओलंपिक भी हुआ है, तो 2024 में पैरालंपिक भी हुआ है। पैरालंपिक भी हुआ है। तो 2024 का पैरालंपिक में क्या भारत का रैंक कितना है दोस्तों? तो कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। तो भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक यहाँ पे दोस्तों 18 नंबर पे है। और गोल्ड कितना आया है? तो गोल्ड 7 आया है। सिल्वर कितना आया है? तो 9 आया है। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 13 आया है। यानी कि टोटल कितना हो गया? 13 7 20 और 9 29 मेडल। 29 मेडल के साथ भारत 18 रैंक पे पैरालंपिक में इस बार था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों जो 2024 का पैरालंपिक में कि भारत का रैंक कितना है? 18 रैंक में 7 गोल्ड और 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल लाया है। जीएसटी को अपनी प्रणाली में लागू करने वाला पहला देश कौन था? सबसे पहला देश कौन था दोस्तों? फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था। अब यहाँ पे दोस्तों जीएसटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहला देश कौन हो गया? फ्रांस हो गया, हमने देख लिया फ्रांस है। लेकिन दोस्तों ये शुरू कब किया गया था? तो ये 1954 में, 1954 में। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या देखेंगे कि भारत में जीएसटी कब, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो भारत में जीएसटी की बात करें दोस्तों तो ये 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। लागू किया गया था। और उस टाइम का दोस्तों अरुण जेटली के द्वारा उद्घाटन किया गया था, अरुण जेटली के द्वारा। क्योंकि अरुण जेटली उस टाइम का क्या थे? वित्त मंत्री थे। 2017 में वित्त मंत्री थे। और ये जब इसको लागू किया गया दोस्तों तो जो 101वें संविधान संशोधन से लागू किया गया है। 101वें संविधान संशोधन से लागू किया गया है। 101वें संविधान संशोधन से संशोधन। तो यहाँ पे फ्रांस क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, क्लोरीन गैस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखिए हमारा क्या होता है, एक CaOH का हॉल्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं दोस्तों बुझा हुआ चूना। बुझा, क्या बोलते हैं इसको? बुझा हुआ चूना या तो बुझा चूना, बुझा चूना या बुझा चूना, या डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिलेक्ट लाइव, सिलेक्ट लाइव। इसमें क्लोरीन गैस को डालते हैं। जब बुझे हुए चूने में हम क्लोरीन गैस को डालते हैं तब CaOCl2 का निर्माण होता है और साथ ही साथ इसमें जल का भी निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। तो ये जो हमारा CaOCl2 है दोस्तों, ये क्या है? तो ये हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए, ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए हम बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं तब जाके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस का जब हम प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा और साथ ही साथ जल का निर्माण होगा। अब ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों काम क्या है? तो पानी को शुद्ध करना, पानी को शुद्ध करना, पानी को क्या है? शुद्ध करना, पानी को शुद्ध करना इसको। अब देखिए दोस्तों, अगर वॉशिंग पाउडर की बात करें तो वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O, 10H2O होता है। और बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा है, इसका सूत्र क्या होता है? Na2
Na2HCO3, Na2HCO3 होता है। और बेकिंग पाउडर क्या होता है दोस्तों, ये बेकिंग सोडा हो गया। और बेकिंग सोडा में जब हम टार्टरिक अम्ल को मिक्स करेंगे तो ये हमारा क्या बेकिंग पाउडर का निर्माण करता है, बेकिंग पाउडर का निर्माण करता है। यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक हम क्या जानते हैं, जैसे कि ये क्या है, पहली कक्षा, बात को समझिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, पहली कक्षा है, ये क्या है, दूसरी कक्षा है, ये क्या है, तीसरी कक्षा है, ये फिर क्या होगा, चौथी कक्षा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, KLMN। और भी हम बढ़ा सकते हैं कक्षा को, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। तो अगर पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो ये पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा एक, पहली कक्षा है तो k को हम 1 मानेंगे। पहली कक्षा है मतलब 1 2 3 4। तो अगर पहली कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉन को रखना है तो क्या रखना पड़ेगा, पहली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन को रखना है तो हमें 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। पहली कक्षा में कितना रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षा है तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी कि 2² 2 के स्क्वायर तो 2 दूना 4 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और तीसरी कक्षा की बात करें, यानी कि ये देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकेंड ऑर्बिटल हो गया, ये थर्ड ऑर्बिटल हो गया। तो थर्ड ऑर्बिटल में यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 9 दूना 18 रख सकते हैं। और फोर्थ ऑर्बिटल की बात करें, यानी कि फोर्थ ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 2 4 का स्क्वायर तो 4 चौक 16 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं इसने कक्षा में। उसके आगे हम और बात करें तो 50 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो पांचवी कक्षा की बात करेंगे तो n की जगह पर 5 रखेंगे तो आगे निकल करके आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, जो क्रिप्टन है, क्रिप्टन की जो परमाणु संख्या होता है कितना है, 36 है। कितना है, 36 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को उनके कक्षाओं में अरेंज करना या सजाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्रिप्टन का कितना है, 36 है। अब देखिए दोस्तों, हम इस क्रिप्टन के 36 को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सजाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे इसका। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि पहली कक्षा में, अगर पहली कक्षा है या तो फर्स्ट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल आने की कक्षा, ये क्या कहलाता है, ऑर्बिटल या तो कक्षा कहलाता है। तो पहली कक्षा की बात करें, पहली कक्षा, तो पहली कक्षा में हम कितना रख सकते हैं, क्या देखा हमने, 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितना रख सकते हैं, 8 को रख सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिटल है ये। और थर्ड ऑर्बिटल की बात करें तो हम कितना रख सकते हैं इसमें, 18 रख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन हमने कितना चाहिए दोस्तों, 36 ही रखना है। तो 8 और 2 10 कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 और 18, 10 और 18 का मतलब क्या हो गया, यानी कि 28। अब तक कितना है, 28। तो 36 टोटल है, तो 36 में 28 चला गया, कितना बचा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो फोर्थ ऑर्बिटल में होगा, कम से कम हम 8, जो जितने इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन को रख देंगे। क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन बचा हुआ उतने को रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, 2 8 18 8, 2 8 18 8, 8 2 10, 10 और 18 कितना हो गया, 28, 28 और 6 36, टोटल कितना आ गया, 36। यानी क्रिप्टन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्रिप्टन 36 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 8 18 8 होगा, 2 8 18 8 होगा। तो यहाँ पे 2 8 18 नहीं हो सकता, 2 8 18 8, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने से क्या कहलाता है, सॉरी, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने से क्या बनता है, अभिक्रिया होने से क्या बनता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों हमने केमिकल सीरीज का, केमिस्ट्री का एक सीरीज चला के रखा है जिसमें क्रेश कोर्स नाम है केमिस्ट्री का, उसको आप जाके अगर विजिट करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों, सारा ये सब सारे कॉन्सेप्ट को मैंने करा रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट और पूछा भी गया है। तो अब देखिए दोस्तों, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने से क्या बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम रिएक्शन को लिखेंगे, ये हमारा क्या है, कोई धातु है, क्या है, धातु है। और धातु के साथ हमें क्या करना है, अम्ल का रिएक्शन करवाएंगे। तो धातु और अम्ल के साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें क्या बनाएगा, लवण को देता है और हाइड्रोजन गैस को देता है।
लवण देगा और हाइड्रोजन गैस को देगा। क्या करेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस को देगा। तो धातु में दोस्तों कोई भी धातु हम ले सकते हैं। तो मान लिया हमने सोडियम धातु ले लिया, और अम्ल में दोस्तों जिसे हर हर बच्चा जानता है कि अम्ल HCl जो है एक अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl अम्ल हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हमारा प्राप्त होगा? NaCl प्राप्त होगा। और NaCl हमारा दोस्तों ये खाने वाला सॉल्ट है, ये हर कोई बच्चा बच्चा जानता है, जो कि एक क्या है, लवण है। इसके साथ साथ क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि धातु और अम्ल के साथ जब भी रिएक्शन या अभिक्रिया करवाएंगे तो वो हमें लवण देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। तो लवण हाइड्रोजन गैस कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आज का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा। ये क्या होगा? आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस में एक्चुअली में एएलपी में 30 क्वेश्चन ही होता है, तो एक क्वेश्चन हमने रीजनिंग का ले लिया था, इसलिए वो क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। तो ये अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। यदि होता है तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होती है। ओ सॉरी, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा। यदि डैश होता है तो अधिक विविधता होगा। यहाँ पे क्या है? डैश है, लिख देता हूं मैं डैश। यदि डैश होता है तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होगी। अधिक जैव विविधता उत्पन्न होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर अधिक जैव विविधता उत्पन्न की बात करें तो ऐसा लैंगिक प्रजनन में ही संभव है। लैंगिक प्रजनन में ही संभव है। जैसे कि देखिए दोस्तों, लैंगिक प्रजनन में जैव विविधता का मतलब क्या है दोस्तों? कि जैसे कि देखिए, माता पिता का माता पिता का जो संतति या संतान होगा, संतान होगा, संतान, अगर माता पिता का जो संतान होगा दोस्तों, वो जाहिर सी बात है कि माता पिता के लक्षण को फॉलो करके आया होगा। माता पिता का लक्षण को फॉलो करेगा। लेकिन क्या हूबहू माता पिता के जैसा दिखता है? क्या नहीं दिखता है, कुछ ना कुछ तो अलग होता जरूर है। अब देखिए, अब अन्य ऑप्शन को देखिए, तो ये किसके लिए है? लैंगिक जनन के लिए है। लेकिन द्विक विखंडन की बात करें तो हम क्या जानते हैं, जो हाइड्रा है, जैसे कि हाइड्रा है, तो हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा क्या करता है? अपने जो होता है वो इस प्रकार से कुछ हाइड्रा होता है, तो ये टूट करके क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये दिखने में भी एक जैसा होता है और एक ही जैसा दिखता है, और एक ही कार्य, सब कुछ काम एक ही होता है। तो ये सेम होता है। क्या इसमें ज्यादा विविधता देखने को मिलता है? क्या नहीं देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन, तो ये क्या है? जो हाइड्रा करेगा वो अलैंगिक जनन ही होगा। क्या होगा? अलैंगिक जनन ही होगा। वनस्पति की बात करें दोस्तों, पेड़ पौधे की, तो ये पेड़ पौधे हमारा वनस्पति, जैसे कि कोई पेड़ है, कोई पेड़ से अगर फल बना और वो फल नीचे गिरा, वो जैसे कि आम के पेड़, तो आम के पेड़ नीचे गिरा बीज, तो बीज आम से निकलेगा, तो वो पेड़ फिर क्या होगा? आम के जैसा ही, यानी कि आम के जैसा एकदम सेम दिखता है। स्ट्रक्चर इधर उधर हो सकता है लेकिन सेम दिखता है। तो वनस्पति में ऐसा होता है। लेकिन सबसे अगर जैव विविधता देखने को मिलेगा तो किस में मिलेगा? लैंगिक प्रजनन में मिलेगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और निश्चित रूप से दोस्तों, अगर आप ये सारे प्रीवियस ईयर का सेट कर लेते हैं, जितने 30 दिन जो बचा हुआ है, 25 नवंबर से तो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो लगभग 30 दिन में 30 सेट को मैं कराने वाला हूं दोस्तों। तो ये, और टोटल 2018 में 29 या 30 सेट पूछा गया है। तो सारे सेट को अगर मैं कंप्लीट कराता हूं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपका स्कोर बढ़ेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उसके साथ अलग जो एक्स्ट्रा और बन सकता था वो भी मैंने दोस्तों ऐड किया है। तो जीके जिसमें इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये निश्चित रूप से करंट अफेयर दोस्तों इधर उधर हो सकता है, लेकिन साइंस इससे बाहर नहीं जाएगा। 20 क्वेश्चन में दोस्तों 15 से 18, यानी कि 16 से 18 क्वेश्चन दोस्तों आराम से आप कर सकते हैं, अगर आप इस सेशन को देखते हैं तो, पूरे सीरीज को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये इस टेलीग्राम को यहाँ पे स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या तो दोस्तों मैं इसका लिंक, यानी कि टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहाँ से आप
टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अब जय हिंद दोस्तों।